Hello everyone, I hope that you all are fine at home and doing well with your studies. So today I am here to discuss your chapter of Hindi. आज जो है वो हम हिंदी का चैप्टर जो है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका कविता भाग जो था वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब कहानी भाग जो है आपका शुरू हो रहा है, जिसमें आपको सिर्फ कहानियां पढ़ने को मिलेंगी जो कि काफी दिलचस्प इंटरेस्टिंग है। और ये कहानियां जो है वो पुराने समय से रिलेटेड हैं। आज की जो हमारी कहानी का विषय है वो यही है कि पुराने समय में जो न्याय था, न्याय व्यवस्था थी, वो कैसी थी और लोगों का अपने उस जुडिशियल सिस्टम पर या अपने उस न्यायपालिका पर जो था वो कितना यकीन करते थे। तो ये कहानी जो है वो एक पंच की है और दो दोस्तों की है, जहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग जो हालात बन जाते हैं, तो उन दोनों को बारी बारी जो है वो पंच बनने का मौका मिलता है। लेकिन जब पहला दोस्त जो है वो पंच बनता है, तो दूसरे दोस्त उससे जो ईर्ष्या करने लगता है कि कहीं ना कहीं उसने जो है कि शायद मेरी बेइज्जती करी है, या मुझे जो है वो मतलब मेरे साथ बेइंसाफी की है या मेरे साथ दगेबाजी की है। लेकिन जब उस दूसरे मित्र को, जो उसके अपने पहले मित्र के बारे में ऐसा सोचता था, जब उसको पंच बनने का मौका मिलता है और वो अपना न्याय सुनाता है, तब उसे एहसास होता है कि उसका जो मित्र था, जिसने उसके खिलाफ डिसीजन लिया था, जो फैसला किया था, वो शायद बिल्कुल सही था। आज के समय में ऐसा न्याय देखने को शायद नहीं मिलता। कहीं टीवीज में, कहानियों में, या जब भी हम टीवी के ऊपर क्राइम पेट्रोल या कुछ ऐसा देखते हैं, तो उसमें जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें सजा दे दी जाती है। लेकिन मोस्टली जो है वो ऐसा आजकल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मोस्टली सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है। आज के सिस्टम की बात ना करते हुए हम जो है वो प्रीवियस सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि पहले के लोग जो थे, उनका अपनी न्यायपालिका पर कितना यकीन था। इस जो आपके चैप्टर है, ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है और इसमें जुम्मन और अलगू दो दोस्त हैं, उनके बारे में बताया गया है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले जो है वो मैं आपको राइटर के बारे में बता देना चाहती हूँ कि मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, उनका जन्म जो था वो वाराणसी में हुआ था एंड 1880 में जो इनका जन्म हुआ था और 1936 में जो है वो इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनका जो घर का जो मेन काम था वो खेती बाड़ी करना था, क्योंकि ये कृषक परिवार से संबंध रखते थे। तो इनका मेन जो काम था वो था कि ये खेती बाड़ी कर जो है अपना निर्वाह करते थे, अपना गुजारा करते थे। इसलिए इन्होंने जो है वो काफी गरीबी भरा समय देखा हुआ है कि इनके समय में जो हालात थे वो इनके अनुकूल नहीं थे, जो परिस्थितियां थी वो इनके बिल्कुल उलट थी। बचपन में ही इनकी दो बहनों का और इनकी माता जी का जो देहांत हो गया था, जिसकी वजह से इनके मन के ऊपर काफी जो है वो असर भी पड़ा। लेकिन 1910 में, यानी 1910 ईस्वी में जो है इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी और इस परीक्षा को पास करने से पहले ये 18 रुपए में टीचर की नौकरी जो है वो कर रहे थे। एज अ टीचर जो है ये 18 रुपए तनख्वाह लेते थे और उसमें जो है वो जॉब कर रहे थे, उस चीज में नौकरी कर रहे थे। इसके अलावा जो है इन्हें कई बार गरीबी के कारण कई महाजन जो बड़े बड़े शाहूकार होते हैं, उनसे उधार भी लेना पड़ता था। ये थी इनकी आर्थिक हालत के बारे में जानकारी दी गई थी। इसके अलावा इनके चाचा जी जो थे वो इन्हें नवाब राय, लेकिन इनके पिताजी जो थे वो इन्हें धनपत राय नाम से भी जानते थे। इसके अलावा इनकी जो मेन रचनाएं हैं उनमें से अ, मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, ये सब जो है इनकी फेमस जो है वो स्टोरीज हैं। इसके अलावा इनका जो पूरा नाम, जैसे अ, मुंशी प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद जो है इन्होंने अपना नाम हिंदी जो रचनाएं हैं उनको करने के लिए जो है वो शुरू किया था। इसके अलावा जो आज का ये चैप्टर हम रीड करने वाले हैं, इसमें चैप्टर जो है वो पहले के समय की जो न्याय व्यवस्था है उसके बारे में बताता है। उसके अलावा दो दोस्तों की सच्ची मित्रता के बारे में बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो मित्रता कैसे ईर्ष्या में बदल जाती है, हालात कैसे जो है वो एक दूसरे के खिलाफ उनको कर देते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और जो मेन चीज बताई गई है वो ये है कि लोगों का जो था वो अपनी न्याय व्यवस्था के ऊपर कितना यकीन था, कि उस समय में जो पंच थे, पंच परमेश्वर, जैसे कि इस चैप्टर का नाम ही है कि पंचों को ही जो है वो भगवान माना गया है, कि यानी कि वो जो फैसला सुना दे, वो जो अपने ओहदे को अहम रखकर वो जो फैसला सुना दे, उसी फैसले के बारे में जो है वो उसी फैसले को लोग जो है वो सर्वोपरि करते थे, यानी कि मानते थे। जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि ਤੁਹਾਡਾ हुक्म सिर मथे दैट वर।
तो आज की जो इस कहानी है, इसके अलावा जो है कि उससे हमें ये भी मोटिवेशनल जो मैसेज मिलता है, इंस्पिरेशनल मैसेज मिलता है कि हमें जो है वो कभी भी अपने जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी वर्क हम करते हैं, जिस भी डेजिग्नेशन पर हम हैं, उसके साथ कभी भी जो है वो धोखा या बेईमानी जो है वो नहीं करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। जैसे कि नाम से ही में क्लियर है, पंच परमेश्वर की ये कहानी जो है वो दो दोस्तों के बीच की है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो है, ये दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये उस समय की बात है जब दो बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी जो खेती बाड़ी थी ना, खेती बाड़ी का जो काम था वो भी सांझे में करते थे। आपस में लेन देन भी इनका बहुत अच्छा था। इसके अलावा अगर जुम्मन शेख जो है वो कभी मस्जिद में जाते या कभी जो है वो नमाज के लिए जाते, तो अलगू चौधरी जो है वो उनके घर की देखभाल करते। और कभी अलगू को अगर कहीं जाना होता तो जुम्मन शेख जो है वो उनके घर की देखभाल करता। इससे कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि उन दोनों के बीच में जो थी वो कितनी गहरी मित्रता हो सकती है। उसके अलावा उनका धर्म भी अलग अलग था। जहां पर जुम्मन शेख जो था वो मुसलमान था, अलगू चौधरी जो था वो हिंदू था। लेकिन उनके जो थॉट्स थे, उनके जो विचार थे वो आपस में मिलते थे। इस वजह से वो सच्चे दोस्त थे। और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए कि हमें जो है वो जात धर्म देखकर दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे कितने जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो दूसरे के साथ मिलते हैं, कितने जो हमारे विचार हैं वो अच्छे मिलते हैं। जहां पर हमारी अच्छी बॉन्डिंग होती है वहीं पर हमारी अच्छी दोस्ती जो है वो होती है। लेकिन हुआ क्या कि जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। मौसी यानी कि माँ की बहन, जैसे हम सब जानते हैं। तो उनके पास जो थी वो कुछ जमीन थी, लेकिन उन्होंने जुम्मन शेख को वो जमीन जो है वो दे दी। जब तक तो उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, जुम्मन शेख जो है उनका पूरा ख्याल रखता था। उनका बहुत ख्याल रखता था, उन्हें बहुत इज्जत देता था, उन्हें खाने पीने के लिए समय पर मिलता था। लेकिन जैसे ही उनके नाम पर रजिस्ट्री हो गई, जुम्मन शेख के नाम पर जो है उस जमीन की रजिस्ट्री हो गई, तो उसने जो है वो अपनी खाला के साथ यानी अपनी मौसी के साथ जो है वो बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी जो थी वो भी जो है कुछ ना कुछ सुनाते रहती। अगर उन्हें खाना देना होता अपनी मौसी को, तो वो हमेशा यही कहती कि ना जाने ये बुढ़िया जो है वो कब मरेगी और कब इससे हमारा पीछा जो है वो छूटेगा। जो खाला थी, जो मौसी थी, अब उन्होंने कुछ समय तो जो है वो निकाल लिया आराम से। लेकिन जब उनके पानी सर के ऊपर चला गया तो उन्होंने क्या फैसला किया कि वो अब पंचायत में जाएंगे। एक दिन उन्होंने जो है वो जुम्मन से नॉर्मली एक बात करी कि बेटा, अगर तुम मुझे जो है वो ऐसे ताने वगैरह मारकर जो है वो अगर रखना चाहते हो तो मैं ऐसे नहीं रहना चाहती। तुम अगर चाहो तो महीने की जो है वो मेरे पैसे जो है वो मुझे दे सकते हो, जिससे मैं अपना खाना पीना जो है वो खुद कर लिया करूंगी, ताकि जो है कि रोज रोज की जो झिक झिक है, रोज रोज की जो लड़ाई झगड़ा है, उससे मुझे भी जो है वो थोड़ा आराम मिले। लेकिन जुम्मन शेख जो है वो गुस्से में आकर कहता है कि पैसे क्या पेट पर लगते हैं, कि पैसे जो है कि वो उगते हैं। तो खाला जो है वो कहती है कि तुमने तो मुझे ताउम्र यानी कि सारी उम्र जो है वो खाना खिलाने का वादा किया था, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। अगर तुम मुझे मासिक जो है वेतन नहीं देते, अगर पैसे नहीं दोगे, तो मैं जो है वो पंचायत बुलाऊं। अब जुम्मन शेख जो था, उसे इस बात का अभिमान था कि जो भी लोग हैं उसकी जान पहचान के हैं। मोस्टली जो लोग हैं उसे जानते हैं, क्योंकि उसका जो लेन देन का काम है वो सब लोगों के साथ होता है। इसलिए वो मन ही मन में बहुत खुश हुआ कि कहीं ना कहीं उसे यह लग रहा था कि सारा फैसला जो है उसके हक में ही हो जाएगा। इसलिए उसने अपनी बूढ़ी खाला से जो है वो कहा कि कोई बात नहीं, जहां भी जाना है तुम जा सकती हो, अगर तुम्हें पंचायत करनी है तो तुम बुला। अब जो बूढ़ी खाला है वो बेचारी जिसे कहते हैं थोड़ा झुककर चलती हैं, जिन्हें अच्छे से चला भी नहीं जाता, गांव गांव जाकर अब वो लोगों को अपनी कहानी बताती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ लोग तो उसकी कहानी जो है वो दिल से सुनते और आंसू, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। लेकिन कुछ लोग जो है वो उस चीज को अवॉइड करते थे कहीं ना कहीं। तो लोग जो है फिर वो इकट्ठा होने का फैसला करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जो होता है वो अब जो बूढ़ी खाला है, जो उसकी मौसी है जुम्मन शेख की, अब वो अलगू के पास जाते हैं। अलगू जो कि जुम्मन का दोस्त है, उसके पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि बेटा, जो तुम्हारा दोस्त है वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब अलगू जो था वो ये जानता था कि जुम्मन शेख जो है उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मित्र है, कि वो दोनों का आपसी संबंध जो है वो बहुत अच्छे हैं।
इसलिए वो जो है आनाकानी करने लगा कि इस बात को जरा इतना सीरियसली नहीं लेने लगा। उसने बूढ़ी खाला से कहा कि खाला, आप तो जानते हो कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच अच्छा रिश्ता है, तो मैं उसके खिलाफ पंचायत में आऊंगा जरूर, लेकिन बोलूंगा जो है वो कुछ भी नहीं, कि एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन जो खाला है वो उसके कहती है, बेटा बिगाड़ के डर से क्या तुम ईमान बेच डालोगे? कि बिगाड़ के डर से कि अगर तुम्हारी दोस्ती तुम्हारे दोस्त के साथ खराब हो जाती है, तो इस वजह से क्या जो तुम्हारा अंदर ईमान है, जो तुम्हारी अंतर आत्मा है, वो तुम्हें मतलब न्याय करने से रोक देगी। सो कहीं ना कहीं जब ऐसे वर्ड्स, जो हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि हमें कोई कुछ ऐसी बात कह देता है जो हमारे सीधा दिल पर लगती है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमें ये काम किस तरीके से करना चाहिए। तो अलगू जो था उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं खाला के ये जो शब्द थे कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे, ये शब्द जो थे, उसके गहरे शब्द जो थे, उसके दिल पर असर कर गए। अगले दिन अब शाम के समय जो है वो पेड़ के नीचे जो है पंचायत बैठी, जैसा कि अक्सर हमने मूवीज वगैरह में भी देखा है कि पंचायत जब भी बैठती है तो एक बड़ा सा पीपल का या दूसरा बरगद का पेड़ होता है जिसके नीचे जो है वो पंचायत बैठी हुई होती है। तो शाम के समय जो है वो सभी वहां पर इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने पर वहां पर जो है वो जुम्मन शेख जो है वो अलगू के साथ बैठा होता है और जो पंच लोग हैं वो भी बैठ जाते हैं और बूढ़ी खाला जो है वो अपनी कहानी जो है उनसे उन्हें सुनाती है और विनती करती है कि पंचो, आज 3 साल हो गए हैं कि मैं एक बेबस बुढ़िया हूँ, बेबस विधवा हूँ, कि मेरा ना तो कोई पति है ना कोई बच्चा है जो मेरी देखभाल कर सके। इसीलिए जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैंने अपनी जमीन जो है वो जुम्मन शेख को दे दी है, लेकिन मैं 1 वर्ष तो उसके साथ रह चुकी क्योंकि वो मुझे अच्छे से रखता था, लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद जो है उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो ऐसी बेनती करके खाला जो है वो उन पंचों से न्याय की मांग करती है। लेकिन रामधन मिश्र जो थे वो उन्होंने मतलब कई असामियों को, यानी कि कई जो लोग थे जिनसे लेन देन का काम होता है, उनको जुम्मन के घर भेजा था। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो रामधन मिश्रा जो थे वो कहीं ना कहीं रामधन मिश्र जो थे वो कहीं ना कहीं जुम्मन शेख के जो है वो अच्छे दोस्त थे। इस वजह से उन्होंने अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया और उन्होंने क्या कहा कि पंच लोग के कोई 5 मेंबर्स जो है वो चुन लिए जाते हैं और एक जो है उसे सरपंच बना दिया जाता है, जिसमें अलगू को सरपंच बनाया गया। जुम्मन शेख ने जब ये सुना कि अलगू जो है उसे सरपंच बनाया गया है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जुम्मन शेख का जो अलगू था वो उसका मित्र था, इसलिए उसे लगा कि फैसला जो है वो उसी के हक में होने वाला है। लेकिन हुआ इससे उल्ट। अलगू जो था वो अक्सर कानूनी कामों के लिए जो है वो जाया करता था तहसील वगैरह में, इसीलिए उसे सबसे ज्यादा नॉलेज थी। तो उसने जो है वो उसी हिसाब से उससे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए जुम्मन शेख से, जिनका वो कोई भी जवाब नहीं दे पाया। रामधन मिश्र जिन्होंने अलगू को सरपंच चुना था इस फैसले के लिए, वो भी यहाँ तक कि उसके कायल हो गए कि कैसे उसने सवाल पूछे और कैसे अच्छे तरीके से उसने खाला को जो है वो न्याय दिलवाया। तो यहाँ पर खाला को तो न्याय मिल जाता है, लेकिन जुम्मन शेख और अलगू जो था उन दोनों के बीच में दरार जो है वो पैदा हो जाती है। जुम्मन शेख और अलगू जो जहाँ कभी एक वक्त में एक दूसरे के साथ रहा करते थे, अब वो बात भी बहुत कम किया करते थे कि कहीं ना कहीं जुम्मन शेख जो था उसको ये लगता था कि अलगू ने उसके साथ दुश्मनी निकाली है, अलगू ने जानबूझकर उसे नीचा दिखाया है या उसके साथ धोखाधड़ी की है। लेकिन असल में ये उस समय की बात है कि लोग जो थे कर्मा परमो धर्म, इसका मतलब होता है कि अपने काम को ही वो पहला धर्म मानते थे। तो वही जो है वो अलगू ने किया कि उसने अपने काम को, जो उसे पंच का डेजिग्नेशन दिया गया था, जो उसे सरपंच बनाया गया था, उसका ओहदा दिया गया था, उसने उस ओहदे का मान रखा, ना कि उसने अपनी दोस्ती का कोई मान रखा। क्योंकि जब हम न्याय की कुर्सी पर होते हैं ना, तो सामने खड़ा चाहे हमारा कोई रिश्तेदार ही हो, हम उसके साथ कभी जो है वो रिश्ता नहीं निभा पाते, क्योंकि हमारा जो ओहदा है, हमारी जो डेजिग्नेशन है, वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा करने से रोकती है। तो अब जो जुम्मन शेख था और अलगू था, दोनों के बीच दुश्मनी तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक दरार जो थी वो भर गई थी। जुम्मन शेख था वो अब किसी ना किसी ऐसे मौके की तलाश में था कि उसको जो है वो मौका मिले और वो अलगू को जो है वो नीचा दिखाए, उसकी भी वैसी ही बेइज्जती करे जैसी पंचायत में उसकी भी है। कुछ समय ऐसे ही बीतते गए। अलगू के पास जो थे वो एक अच्छी किस्म के बैल थे, लंबी लंबी उनकी मूछें, लंबे लंबे उनके सींग, अच्छी नस्ल के बैल जो थे वो
जब वो उनको खरीद कर लाया था तो पूरा गांव जो है उनको देखने के लिए काफी समय तक आता रहा था, कि उसके बैल देखने के लिए, कि उसके बैल जो थे वो इतने मशहूर थे उन्हें देखने के लिए। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ता जाता है तो जो अलगू था उसका एक बैल जो है वो मर जाता है और एक बैल रह जाता है। तो अब जो चाहते तो बहुत लोग थे कि उस बैल को खरीदें, लेकिन उस बैल को एक ही पर्सन खरीदता है और उस पर्सन का नाम जो था वो सॉरी जस्ट गिव मी अ मिनट। उस पर्सन का नाम जो था वो समझू शाहू था। तो समझू शाहू जो था वो व्यापार करता था, यानी कि घी, तेल, नमक ऐसी चीजों का व्यापार करता था और ऐसी चीजों को बेचने के लिए उसने एक जिसे हम कह सकते हैं आम भाषा में, जैसे हम रिक्शा रिक्शा टाइप नहीं, जैसे हम बैलगाड़ी कह सकते हैं, तो उसके पास वो बैलगाड़ी थी। तो वो जानता था कि अलगू का जो वो बैल है वो अच्छी किस्म का है, इसलिए उसने उस बैल को खरीदने की उससे मांग करी। लेकिन अलगू और समझू शाहू के बीच में बात ये हुई कि पैसे जो है वो 1 महीना रुक कर देगा, क्योंकि उसके पास उसे जो है वो धन कमाना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन हुआ क्या कि जैसे समय का पहिया आगे बढ़ता गया, जो शमशू शाहू था उसे जो है वो लालच आ गया उसके मन में। उसने क्या किया कि उसने उस जानवर के ऊपर बहुत अत्याचार किया, कि जहां पर वो एक दिन में एक बार मंडी जाया करता था वहां पर उसने 3-3 4-4 फेरे जो है उस जानवर के ऊपर लगाने शुरू कर दिए। उसके मन में इतना भूत सवार हो गया पैसे का कि उसे ना तो उस जानवर की प्यास दिखाई देती, ना उस जानवर की भूख दिखाई देती, ना उसे आराम करने देता। मंडी जाकर कुछ सूखा चारा जो है उसके आगे डाल देता, और अभी उस बेचारे ने जो है वो आराम भी नहीं किया होता, सांस भी नहीं ली होती, उसे फिर जोत देता अपनी बैलगाड़ी के आगे। इस तरह करते उस 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया जो है, और उसकी जो है वो बैल जो है वो दिन प्रतिदिन जो है उसकी हड्डियां निकल आई, वो कमजोर हो गया। अब जो था वो बैल उसकी बस हो गई थी, लेकिन जिस दिन उस बेचारे बैल के ऊपर डबल सामान जो है वो लाद दिया गया, ज्यादा माल जो है वो लाद दिया गया, आधे रास्ते में जाकर जो वो बैल है वो बेचारा गिर पड़ा। अब शमशू शाहू ने क्या किया कि उस बैल को गिरे रहने दिया, और वो ऐसा गिरा बेचारा बैल कि वो वहीं पर मर गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर्सन की जो क्रूअल्टी हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह उसने उस जानवर के ऊपर निर्दयता दिखाई, कि हमें जो है वो जानवरों के प्रति थोड़ा नम्र व्यवहार का होना चाहिए, क्योंकि वो एक तो बेजुबान होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। जैसे कि हमने घर में पशु रखे होते हैं और हमें पता होता है कि टाइम टू टाइम इनको खाना देना है, पानी देना है, वैसे ही हमें जो है वो पशुओं के जो बाकी जो पशु है, बाकी जो जानवर है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने को भी जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो अब जो समझू शाहू है उसको जो है उसने कहीं ना कहीं उस पर बहुत निर्दयता दिखाई थी उस बैल पर, जिसकी वजह से उसकी जो है वो मौत हो गई उस बैल। सो उस रात वो जो है अपना सामान लेकर कहीं नहीं जा पाता, क्योंकि सामान जो उसने दुगना डाल रखा था उसे छोड़कर भी नहीं जाता, और कहीं ना कहीं उसे जो है वो नींद आ जाती है रास्ते में। वह जहाँ वो बैल मरा होता है वहीं पर वो भी सो जाता है अपनी उस बैलगाड़ी के। क्या होता है कि उसके पास जो 150-200 रुपया उसने कमाया था, कोई आकर उसे चोरी कर लेता है, यहाँ तक कि उसका सामान भी जो है वो चोरी हो जाता है। अब अर्गू जो था उसको पैसों की जरूरत थी, क्योंकि उसने जब बैल दिया था वो सही सलामत दिया था, तो वो जो है वो उससे पैसे मांगने गया समझू शाहू से। लेकिन जैसे ही वो उनके घर गया तो उसकी बीवी को जब ये सब वार्तालाप पता चली, तो पहले तो वो अलगू को जो है वो कोसने लगी, उसे गालियां निकालने लगी कि उसने कैसा जो है वो कुलच्छना बैल, कुलच्छना वर्ड जो है उसका पंजाबी में मतलब होता है कि कलैना, जो नैश हो, जिसे बुरा समझा जाता हो, कि ऐसा बुरा बैल जो है हमारे घर में भेजा कि हमारा इतना जो है वो नुकसान हो गया कि जीवन भर की हमारी जो कमाई है वो चली गई। अब अलगू जो है वो पैसे मांगने कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, एक दूसरे से वो पैसे लड़ाई झगड़ा बाल विवाद होता और वे चला जाता। लेकिन अब पानी जो है वो सर के ऊपर से जा रहा था, इसीलिए अलगू जो था अब उसने सॉरी अलगू जो था अब उसने पंचायत को बुलाने की जो है वो बात करी। पंचायत को बुलाने से पहले वो एक बार उससे शमशू शाहू के घर गया। वहां पर उनका इतना वाद विवाद हो गया कि दोनों लाठियां लेकर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे, लेकिन आपस वहां पे जो आसपास के लोग थे उन्होंने समझाकर जो है वो पंचायत में ले आए। अब पंचायत में जो फैसला देना था उसके लिए मेंबर जो बनाया गया वो बनाया गया जुम्मन शेख को।
अब जुम्मन शेख के पास अच्छा मौका था कि वो अलगू के साथ अपनी दुश्मनी जो है पहले वाली वो निकाल सके। यहाँ पर एक ट्विस्ट भी आ जाता है कि थोड़ी इंटरेस्टिंग सी हो जाती है स्टोरी की। अच्छा फिर जुम्मन शेख अब क्या करेगा। जुम्मन शेख जो था वो कहीं ना कहीं मन में चाहता तो यही था कि वो अलगू से उस चीज का बदला ले जो बेइंसाफी उसने उसके साथ करी थी। लेकिन हुआ क्या कि जब जुम्मन शेख जो है वो न्याय की कुर्सी पर बैठा तो उसे जो है वो आभास हो गया, कहीं ना कहीं उसे पता चल गया कि हम जिस डेजिग्नेशन जिस ओहदे पर हमें बिठाया गया है वहां की जो स्पेसिफिक डिमांड होती है वो होती है कि उसका मेन काम कर्मा परमो धर्म। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि काम ही पहला धर्म होता है। तो कहीं ना कहीं जुम्मन जो था उसको उस पंच की कुर्सी पर बैठते ही एहसास हो गया कि नहीं, मैं पंच हूँ, लोग मुझ पर यकीन करते हैं, लोग जो है वो मुझे भगवान, मेरे सुनाए गए फैसले को भगवान का फैसला मानते हैं, तो मुझे जो है वो न्याय करना है। इसीलिए उसने समझू शाहू, जो कि जुम्मन का अच्छा मित्र भी था कह सकते हैं क्योंकि उनका लेन देन आपस में अच्छा भी था, तो जुम्मन शेख जो है वो अलगू जो समझू शाहू जो है उसको जो है फैसला सुनाता है। वो कहता है कि जब अलगू ने तुम्हें बैल दिया था तो बैल स्वस्थ था, तुमने उसके साथ जो निर्दयता दिखाई उसके लिए तुम्हें दंड जो है वो तो मिलना ही चाहिए, बाकी का जो फैसला है वो अलगू पर छोड़ दिया जाता है। जब ऐसा फैसला, अलगू को कहीं ना कहीं डर होता है कि जुम्मन शेख उससे दुश्मनी निकालेगा शायद पहले फैसले के लिए, लेकिन जैसे ही वो पंच की कुर्सी पर बैठता है जुम्मन शेख, उसे जो है वो ये एहसास हो जाता है कि पंच परमेश्वर जो होते हैं उनका फैसला जो है वो जनता के लिए भगवान का फैसला होता है, और इसीलिए हम जो है वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते। जब जुम्मन शेख जो होता है, जब सभा खत्म होती है, पंचायत खत्म होती है, समझू शाहू को जो है उसके पैसे देने के लिए कहा जाता है अलगू के, तो जुम्मन शेख जो है वो भागकर अलगू के गले लगता है और उसे कहता है कि मित्र मुझे माफ कर देना कि कहीं ना कहीं मैंने जो है वो तुम्हें गलत समझ लिया था, कि कहीं ना कहीं मैंने जो है वो तुम्हें गलत समझा था, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो गया कि जब हम न्याय की कुर्सी पर बैठे होते हैं, जब हम न्याय कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए कोई भी रिश्ता, कोई भी सगा संबंधी जो है वो बड़ा नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टोरी। ये जो थी आपकी पूरी कहानी थी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसमें से हमें 3-4 मैसेजेस जो है वो मिलते हैं। सबसे पहले कि न्याय, जो भी हम काम कर रहे हैं, न्याय पाना सबका हक है, लेकिन जो भी हम काम कर रहे हैं उसे हमें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरा जो है वो हमें अपनी मित्रता को जो है, अपनी मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को जो है वो मेंटेन करना चाहिए, ताकि किसी भी रिश्ते में जो है वो दरार ना आ सके। तीसरा इंस्पिरेशनल मैसेज जो ये है कि बेमुख जानवर, जो बेचारे जानवर बोल नहीं पाते हैं, उनके ऊपर हमें जो है वो किसी भी तरह का अत्याचार जो है वो नहीं करना चाहिए। उन्हें जो है, अगर हम अत्याचार नहीं, अगर हम उन्हें सेव नहीं कर सकते, तो हमें उन्हें जो है वो खतरे में डालना या उनके ऊपर अत्याचार करना या उनके ऊपर जुल्म करना जो है उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों की जो है वो देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा हम आज बीजेंगे वैसा ही हम कल को वो है काटेंगे। अगर आज हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपने जो हमारे ऊपर आश्रित लोग हैं, जो हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, उनके साथ धोखेबाजी करेंगे, तो कल को हमारे साथ भी वही होगा। वो कहते हैं ना कि गड्ढा अगर दूसरे के लिए खोदोगे तो कहीं ना कहीं उसमें खुद भी गिरोगे। तो उस चीज को हमें जो है वो अवॉइड करना चाहिए। Thank you so much, everyone. Watch this lecture and do your revision. Thank you.